हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की क्लास में स्पीकिंग ट्री से इस प्यारे से आर्टिकल को कवर करेंगे। अटायर ऑफ अ थॉटफुल डेमोक्रेसी इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया है शब्दों की शालीनता पे और डेमोक्रेसी में एक अच्छे इन्वायरमेंट पे। डेमोक्रेसी के अंदर सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है आप किसी से गाली गलौज करने लगें। शब्दों की शालीनता जब तक बनी रहेगी तब तक डेमोक्रेसी मीनिंगफुल रहेगी। चलिए, बहुत प्यारा आर्टिकल है, शुरू करेंगे अपने क्विज़ के साथ में। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्लास के अंत में इन क्वेश्चंस को अपने देंगे एक ट्राई और कोशिश करेंगे 11 में से 11 नंबर मिले। वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन तीनों एस्पेक्ट्स इनमें कवर होंगे। तो चलिए, पूरे मन से और जोश के साथ में आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। कह रहा है जी, अटायर ऑफ अ थॉटफुल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आप समझते हैं लोकशाही। थॉटफुल यानी जो गंभीर हो, जिसमें थॉट्स हों। और अटायर का मतलब होता है परिधान, कपड़ा, वेशभूषा। कह रहा है जी, एक थॉटफुल डेमोक्रेसी का अटायर क्या होता है, उसकी क्लोथिंग, एपरल, आउटफुट या परिधान क्या होता है। समझ पाए? चलिए अब देखते हैं आगे। परिधान जो अटायर है डेमोक्रेसी का क्या होना चाहिए। कह रहा है जी, वर्ड्स like clothes are the attire of our thoughts and feelings, our mental wardrobe। कह रहा है जो शब्द हैं, वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, कपड़ों की तरह ही, क्लोथ्स की तरह ही वो अटायर हैं, वो परिधान हैं हमारी सोच का, हमारी थॉट्स का और हमारी फीलिंग्स का, हमारी संवेदनशीलताओं का। कह रहा है जी, ये जो शब्द हैं, ये जो थॉट्स और फीलिंग्स हैं, ये हमारे मेंटल वार्डरोब हैं, हमारी दिमागी अलमारी हैं। वार्डरोब क्या होती है? जहाँ पे आप अपने कपड़े रखते हैं, जहाँ पे पूरा आपका कलेक्शन होता है क्लोथिंग का। अलमारी भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन अलमारी में तो कुछ भी रख दोगे ना। वार्डरोब वो खास अलमारी है, अलमीरा है, जिसमें आप अपने कपड़ों को हैंगर्स में टांग करके रखते हैं। कह रहे जी, ये वर्ड्स जो है ना, हमारे थॉट्स और फीलिंग्स का परिधान है और हमारी मेंटल वार्डरोब बनाते हैं, हमारी दिमागी अलमारी का काम करते हैं। थोड़ा सा क्यूरोसिटी अराउज करने वाला आर्टिकल है, बड़े अच्छे से लिखा हुआ है। वर्ड्स आपका सब्जेक्ट है और आर इसकी वर्ब है। क्लोथ्स, इस वर्ड को ध्यान से देखना। आपने एक वर्ड देखा होगा क्लॉथ, और एक वर्ड है क्लोथ्स। क्लोथ्स, क्या दोनों के बीच का डिफरेंस बता सकते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे एक कॉन्सेप्ट ट्रिगर होगा ग्रामेटिकल, आगे भी आप देखेंगे। एक बार खुद से पूछो, क्या इन दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस आपको पता है? क्लोथ एंड क्लोथ्स। चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे। आज मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। क्लास की टाइमिंग को छोटा करने के लिए, पता नहीं होगी या नहीं होगी, कोशिश कर रहे हैं हम। वोकैब को अलग से ना लेकर के ड्यूरिंग द एडिटोरियल आपसे शेयर करूँगा। 1-2 दिन करके देखते हैं, थोड़ा आप भी फीलिंग लो, मैं भी लेता हूँ। अगर फ़ायदा होगा तो इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? क्लास को एक लाइक और एक शेयर दे दो अभी से, ताकि इन क्लासेस को इसी जोश के साथ में लाया जा सके। टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट पास सेल एक्टिव हो चुकी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और मॉक टेस्ट पास की आपको ज़रूरत है, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस सेल। 466 रुपीज़ में 1 साल का आपको प्रो पास मिल रहा है, जिसमें 700 एग्ज़ाम्स और 70-75 हज़ार मॉक टेस्ट भी कवर्ड है। इसमें एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, स्टेनो, ईपीएफओ, जो भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी का कंबाइंड मॉक टेस्ट पास है। आप जो भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके आपको मॉक मिल जाएंगे। प्रो पास है तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे अपने एग्जाम को, उनको भी आप मॉक की फॉर्म में लगा सकते हैं। पास का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको दिखाएगा टेक्स्ट बुक का लिंक पे क्लिक करें। जो भी प्राइस दिखा रहा हो आपको कूपन अप्लाई करना है YT10। इस कूपन को लगा करके आपका प्राइस खटके हो जाएगा 466 रुपीज़। अगर आपको नॉर्मल पास चाहिए बिना प्रो वर्जन के, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं मिलेंगे, तो वो प्राइस आपका 365 हो जाएगा इस कूपन कोड के जरिए। तो पैसे को सेव करें, कूपन लगा करके मैक्सिमम बेनिफिट लें सेल का। कमेंट सेक्शन में लिंक गिवन। कह रहा जी, इन जॉन बार्ट्स नॉवेल द प्रोटैगनिस्ट डिफाइज द कन्वेंशनल प्रैक्टिस ऑफ डॉनिंग वॉर्न आउट वर्क क्लोथ्स फॉर मैनुअल टास्क। कह रहा जी, जॉन बार्ट्स नाम का जो आदमी है, जो ऑथर है, जो लेखक है, उसकी नॉवल में जो प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट कौन होता है? इसको हम बोलते हैं अभिनेता, हीरो, किसी भी कहानी का, मूवी का, नॉवल का सेंटर पॉइंट, सेंटर कैरेक्टर। कह रहा है इनकी नॉवल में जो प्रोटैगनिस्ट है वो डिफाई करता है, अवहेलना करता है, डिसरिगार्ड करता है,
मानने से मना कर देता है। और किसको? कन्वेंशनल प्रैक्टिस को, परंपरागत उस प्रथा को। प्रैक्टिस यानी प्रथा, कन्वेंशनल मतलब जो कन्वेंशन से परंपरागत चल रही हो। और ये प्रथा है डॉन करने की, पहनने की। डॉन करना यानी किसी चीज़ को पहनना। और किसको पहनना? ऐसे वॉर्न आउट वर्क क्लोथ्स को, काम पे पहने जाने वाले कपड़ों को जो वॉर्न आउट हैं, जो घिसे हुए हैं, जो फटे हुए हैं। और किस लिए? फॉर मैनुअल टास्क, ऐसे कामों के लिए जो मैनुअल होते हैं, जिनमें आपको हाथ का इस्तेमाल करना होता है, जैसे लकड़ी काटना, पेड़ पे चढ़ना, ये सब मैनुअल काम है। कह रहा है जी इनकी नॉवल में जो हीरो होता है वो इस प्रथा को तोड़ के रखता है, डिफाई करके रखता है। और प्रथा है फटे पुराने कपड़े पहनने की, घिसे पिटे वर्क क्लोथ्स पहनने की, हाथ के काम को करने के वक्त। कह रहा है जी खास करके कब? स्पेशली मैसी वंस लाइक टॉपिंग अप इंजन ऑयल। खास करके वो वाले काम जो मैसी हैं, जिनमें बड़ी, समझ गए ना, हाथ खराब होंगे, कपड़े खराब होंगे, ऐसे वाले कामों के लिए खासकर वो कपड़े नहीं पहनता है। जैसे कि ये वाला काम, टॉप अप करना, ऊपर तक भरना गाड़ी में इंजन ऑयल को। तो इनका हीरो क्या करता है? सबसे बढ़िया जो शादी में सूट पहनते हैं ना, वो वाला सूट पहन करके सारे मैनुअल काम करने की कोशिश करता है। समझ गए सेंटेंस का मीनिंग? चलिए, प्रोटैगनिस्ट सब्जेक्ट है, डिफाइस इसकी वर्ब है, प्रोटैगनिस्ट मैंने आपको बताया हीरो, सेंट्रल फिगर, अभिनेता। इसका बिल्कुल उल्टा होता है विलन, और उसके लिए हमारे पास वर्ड है वन वर्ड। देखो मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा दिमाग में बैठा लेना साथ में, है ना। मुझे आता है, आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट का बिल्कुल एंटोनिम होता है एंटैगनिस्ट। ठीक है, ये वो विलन हो गया। समझ गए ना, फिरोज खान, या वो समझ लेना आप, अमरीश पुरी। ठीक है, प्रोटैगनिस्ट की वर्ब है डिफाई। डिफाई करना यानी किसी चीज़ को डिसरिगार्ड करना, मानने से मना कर देना, किसी चीज़ को अनादर करना, या उसको, समझ गए ना। चलो, डिफाई के लिए एक ईडियम भी हमारे पास, फ्लाई इन द फेस ऑफ समथिंग। बड़ी अच्छी ईडियम है ये। सरकार ने जैसे बोला था कोविड में बाहर मत आओ, बाहर आए हो तो 2 से ज़्यादा लोग जो है घूमो मत। लेकिन आप 5 आदमी अगर कोविड के टाइम घूम रहे हो, तो आप फ्लाई इन द फेस ऑफ कर रहे हो सरकार के उस ऑर्डर को। ठीक है, डिफाई कर रहे हो। कन्वेंशनल आपने देख लिया, परंपरागत हो, रूढ़िवादी हो, ट्रेडिशनल हो। डॉन करना यानी पहनना। अगर किसी कपड़े को वेयर किया, आप उसको डॉन भी कर सकते हैं, एक ही बात है। वॉर्न आउट क्लोथ्स वो क्लोथ्स हैं जो वॉर्न आउट हो चुके हैं, जो घिसे पिटे हैं, जो फट चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। चलिए, अब ये आदमी ऐसा क्यों करता था इनकी नॉवल में? कह रहा है जी इंस्टेड ही डेलिबरेटली चूजेस हिज फाइनेस्ट अटायर। कह रहा है जी इसके बजाय, इंस्टेड, ये जो प्रोटैगनिस्ट था, हीरो था, जानबूझ के डेलिबरेटली मतलब एकदम सोची समझी साजिश के तहत चूज़ करता था अपने सबसे अच्छे परिधान को, सबसे अच्छे वाले कपड़ों को। अ बेस्ट शर्ट एंड सूट, अपनी सबसे अच्छी वाली शर्ट और उसके ऊपर सबसे अच्छा वाला सूट। और किस लिए? फॉर सच चोर्स, ऐसे चोर्स के लिए, ऐसे कामों के लिए। ये CHORE, चोर्स, इसको कोर भी बोल देते हैं, चोर भी बोल देते हैं। ठीक है ना, ये समझ गए होंगे अब। वो चोर नहीं है थीफ वाला। चोर का मतलब होता है कोई काम, जैसे बर्तन मांजना, होमवर्क करना, कुछ भी जो काम घर परिवार के करते हैं वो चोर्स कहलाते हैं। चलिए, ही आया हीरो के लिए, वर्ब है चूजेस, डेलिबरेटली यानी जानबूझ करके। अच्छा, ऐसा क्यों किया? कह रहा है हिज रैशनल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस बंदे का जो लॉजिक था, जो रैशनल था, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बिल्कुल सीधा था। और क्या लॉजिक था ये करने का? लॉजिक ये था, स्लॉपी क्लोथिंग बिगेट्स स्लॉपी वर्क। कह रहा है जी गंदी क्लोथिंग जो है, स्लॉपी मतलब गंदा मंदा, कुछ आपने पहन लिया फटा पुराना, वही उस टाइप का कपड़ा, वॉर्न आउट। अगर आप गंदा मंदा कपड़ा पहनोगे ना, तो वो बिगेट करेगी, वो पाएगी या लीड टू करेगी, ले जाएगी गंदे मंदे काम की तरफ। गंदा काम कपड़ा पहन के कुछ काम करोगे तो काम भी आप वैसा ही करोगे जैसा आपने कपड़ा पहना है। ये उनका लॉजिक था इस हीरो का। चलिए, रैशनल आपने देख लिया, लॉजिक को बोलते हैं। रैशनल एक एडजेक्टिव भी है, एक नाउन भी है। अगर पीछे ई लग जाए तो ये लॉजिक बन जाता है नाउन, हिंदी में इसको बोलते हैं तर्क। और अगर ई निकाल दें तो बोलेंगे तो इसको रैशनल, लेकिन फिर ये एडजेक्टिव बन जाता है, इसका मतलब होता है लॉजिकल यानी तार्किक। तो तर्क और तार्किक दोनों में फ़र्क है ना। तो ई लगाया तो तर्क, हटाया तो तार्किक। स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी एकदम सीधा, एकदम समझ में आने वाला। स्लॉपी यानी गंदा मंदा, मैसी, अनटाइडी। क्लॉथिंग की वर्ब है बिगेट्स, बिगेट करना, लीड टू करना,
किसी तरफ ले जाना, है ना। कह रहा है जी बाय वेयरिंग हिज बेस्ट क्लोथ्स ही कंपेल्स हिमसेल्फ टू अप्रोच द टास्क विद मेटिकुलस केयर। कह रहा है जी पहन करके, वेयर करके या फिर डॉन करके, याद है ना वर्ड ऊपर, डॉन करना वेयर करना एक ही बात है। कह रहा है जी पहन करके अपने सबसे अच्छे कपड़ों को, बेस्ट क्लोथ्स को, ये जो बंदा था हीरो, ये कंपेल करता था, मजबूर करता था अपने आप को कि वो अप्रोच करे उस काम को, टास्क को अटमोस्ट या मेटिकुलस केयर के साथ। मेटिकुलस मतलब बारीकी भरी, हर चीज़ के अंदर आप ध्यान रखो। परफेक्शनिस्ट की तरफ जब जाओ तो मेटिकुलस हो जाते हैं आप। तो सबसे अच्छे कपड़े पहन के वो गंदे से गंदे काम को भी सबसे अच्छे तरीके से करने के लिए खुद को कंपेल करता था, मजबूर करता था। एंड प्रिसीजन, और प्रिसीजन के साथ में करने के लिए, प्रिसीजन मतलब सटीकपना। कह रहा है जी और ये काम जब वो करता था वो कैसे करता था, कॉन्शियस ऑफ बोथ द टास्क एट हैंड एंड द नेसेसिटी टू कीप हिज अटायर क्लीन। ये वो काम करता था कॉन्शियस होकर के, सजग होकर के, सावचेत होकर के, दोनों ही चीज़ों के लिए, जो काम उसके सामने है, टास्क एट हैंड है, और उस नेसेसिटी के लिए भी, उस ज़रूरत के लिए भी जो है उसके कपड़ों को क्लीन रखने की, उसके अटायर को साफ रखने की। तो सबसे अच्छे कपड़े पहन के जब आप ग्रीस से खेलोगे, लकड़ी काटोगे, तो आप बड़े ध्यान से लकड़ी काटोगे और एकदम परफेक्शनिस्ट होकर के काटोगे, काम में भी पूरा ध्यान दोगे, और आपका हमेशा ध्यान इसमें भी रहेगा कि मुझे काम सलीके से करना है, अपने कपड़ों को ख़राब नहीं होने देना है ना। कुछ नया आइडिया, ही की वो बाय कंपेल्स, ठीक है, कंपेल करना, किसी को मजबूर करना। मेटिकुलस, इसका मतलब आप समझते होंगे, ये वर्ड मेरे ख्याल 2 दिन पहले आया है, 3 दिन पहले आया है। एकदम जब डिटेल्ड होकर के किसी काम को करते हैं तो आप मेटिकुलस हो जाते हैं। जैसे ये क्लासेज होती हैं, मैं मेटिकुलस बनाने की कोशिश करता हूँ, हर आस्पेक्ट कवर्ड हो, हर वर्ड की हर फॉर्म आपको पता लगे, है ना, हर सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपको समझ में आए। मेटिकुलस को पंक्टिलियस और फास्टिडियस, इन दोनों वर्ड से भी बताया जा सकता है। थोड़े एडवांस वर्ड्स हैं, परसों भी करवाए थे, आज फिर करवा रहा हूँ। डिटेल्ड और थोरो बोल ही सकते हैं आप इसको, मेटिकुलस को। अब देखो ये तो, ये सिनोनिम तो सारे आपको याद भी होंगे कुछ एक। मेटिकुलस का एंटोनिम क्या होता है, हिंदी में समझ लिया ना आपने, एकदम प्रिसीजन के साथ में, परफेक्शन के साथ में कोई काम होता है तो मेटिकुलस होता है। इसका एंटोनिम होता है जी, मेटिकुलस का एंटोनिम होता है, आम भाषा में बोला जाए तो इम्परफेक्ट, और अगर अच्छी लैंग्वेज में बोला जाए तो बोला जाएगा इसको परफंक्टरी, ठीक है, परफंक्टरी। या फिर एक और वर्ड है इसके लिए हमारे पास, चलो अभी याद आएगा तो लिख दूंगा मैं, परफंक्टरी ज़रूर याद रखना, ठीक है। एक और वर्ड है सुपरफिशियस, बस छिछला काम कर दिया, सुपरफिशियल, ठीक है, ऊपर ऊपर का कर दिया, आधा अधूरा, जैसा हुआ, जैसा जितना बना उतना कर दिया, है ना, सुपरफिशियल इसको बोल सकते हैं। एक और सिनोनिम है इसका, शायद एस से शुरू होता है, मुझे याद आएगा, अभी मैं लिख दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्शियस ऑफ होना, किसी चीज़ के लिए सजग होना, सावचेत होना, इसको अवेयर ऑफ करना भी बोलते हैं, माइंडफुल भी बता सकते हो इसको, और कॉग्निजेंट भी बोल सकते हो। याद रखना, जब भी किसी चीज़ के लिए कॉन्शियस, अवेयर, माइंडफुल, कॉग्निजेंट हो तो आप ऑफ लगा के बताएं। आई एम कॉग्निजेंट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई एक्शंस, मैं सजग हूँ, सचेत हूँ, अवेयर हूँ अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेज को, अपने कामों के परिणामों को लेकर के, ठीक है। तो ऑफ इनके बाद में फिक्स्ड है। चलिए, कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, फोर्स करना किसी को किसी काम को करने के लिए। इससे 2 इडियम्स बनती हैं, फटाफट इनको भी देख लो। देखो पहली इडियम है ट्विस्ट समवंस आर्म। आर्म ट्विस्टिंग समझते हैं, किसी का हाथ पकड़ के मरोड़ दिया, अपना काम करवाना है तो उसका हाथ मरोड़ दिया, तो कंपेल ही करोगे ना उसको आप। या इसको आप बोल सकते हैं फोर्स समवंस हैंड, ठीक है, टू कंपेल समवन टू डू समथिंग। और हैंड से अगर बनाने ही लगे हो तो फिर एक और देख लेना इडियम, टिप योर हैंड। देखिए टिप का मतलब होता है थोड़ा सा मोड़ना, टेढ़ा करना, और अपना हैंड कर रहे हो तो मतलब खुद का हाथ कर रहे हो। अगर आप टिप कर रहे हो अपने हाथ को तो कोई सीक्रेट है आपके पास जो आप गलती से सबको बता बैठे हो। जादूगर के हाथ में मुट्ठी में रहता है ना जादू, कोई ट्रिक रहती है, कोई कला रहती है, अगर वो जल्दी गलती से मुट्ठी टेढ़ी मेढ़ी कर दे और आपको पता लग जाए उसके पीछे क्या है, मुट्ठी के अंदर क्या है, तो वो जादूगर अपना टिप कर देगा हैंड, गलती से बता बैठेगा अपने सीक्रेट्स। तो टिप समवंस हैंड, किसी के सीक्रेट
पता करना, और टिप योर हैंड मतलब अपने सीक्रेट्स सबको बता देना। यहाँ लिखूँ या ऐसे याद रह जाएगा? चलो लिख देता हूँ, रिवील वंस सीक्रेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, वर्ड्स लाइक क्लोथ्स आर द अटायर ऑफ आवर थॉट्स। शब्द जो हैं कपड़ों की तरह परिधान हैं, अटायर हैं, ड्रेस हैं हमारी थॉट्स का, हमारे ख्यालों का। एंड फीलिंग्स, हमारे भावों का, हमारी फीलिंग्स का। कह रहा है जी ये हमारी मेंटल वार्डरोब है, दिमागी अलमारी होते हैं ये शब्द। अब देखो कोमा लगा के क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू विल। पहली बार देख रहे हो ना इस फ्रेज़ को। यू मतलब तुम, विल का मतलब है, क्या होता है विल का मतलब? फ्यूचर में लगता है ना, आई विल गो, शी विल कम। देखो ये वो वाला विल नहीं है। अगर ये मॉडल वर्ब विल होती तो उसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म होती, यू विल गो, यू विल अंडरस्टैंड, जो भी लिखना था। उसके बाद तो कुछ नहीं लिखा हुआ। ये विल का मतलब है इच्छा या रजा, आपकी ख्वाहिश। इफ़ यू विल, इस फ्रेज़ को ध्यान करना, इसका मतलब होता है अगर आप ऐसा सोचना चाहो या करना चाहो। देख लो कितना प्यारा फ्रेज है ये। किसी को आपको बोलना हो ना, आपकी इच्छा हो ऐसा करने की या सोचने की, तो आप बोलेंगे इफ़ यू विल। तो कह रहे हैं जी वर्ड्स भी जो हैं इसी तरीके से दिमागी अलमारी हैं, अगर आप ऐसे सोचना चाहो तो ऐसे देख सकते हो इस चीज़ को, इफ़ यू विल। तो ये नया फ्रेज़ है, पहली बार देख रहे हो, फिर आएगा कभी रिवीजन हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, जस्ट एज आवर फिजिकल वार्डरोब इज़ क्यूरेटेड फॉर डिफरेंट ओकेजन्स, सो टू इज़ आवर मेंटल वार्डरोब टेलर टू फिट वेरिंग कॉन्टेक्स्ट। कह रहा है जी ठीक जैसे जस्ट एज मतलब बिल्कुल वैसे, जैसे हमारा फिजिकल वार्डरोब जो है, हमारी जो सच की अलमारी है घर के अंदर जो होती है, वो क्यूरेटेड होती है, अरेंज्ड होती है सिस्टमेटिकली, अलग अलग ओकेजन्स के लिए, अलग अलग मौक़ों के लिए। शादी के लिए अलग कपड़े होंगे किसी के, ठीक है ना, किसी की मैयत में जा रहे हो, किसी की जो है क्रिमेशन में जा रहे हो तो अलग कपड़े होंगे, स्कूल के अलग होंगे, कॉलेज के अलग होंगे, ऑफिस के अलग होंगे। कह रहे जैसे हमारी अलमारी क्यूरेटेड होती है अलग अलग मौक़ों के लिए, वैसे ही हमारी जो मेंटल वार्डरोब है, हमारे जो शब्द हैं, हमारी थॉट्स हैं, वो भी टेलर्ड होती हैं, उसी हिसाब से एडजस्टेड होती हैं जो फिट कर सकें अलग अलग वेरिंग कॉन्टेक्स्ट को। घर वालों के लिए आप अलग तरीके से सोचेंगे, बाहर वालों के लिए अलग से, दुश्मन के लिए अलग से, दोस्त के लिए आपकी थॉट्स कुछ और टाइप की होंगी। मेंटल वार्डर फिजिकल वार्डरोब की वर्ब है इज़, क्यूरेटेड होना यानी अरेंज होना किसी मैनर में। इसको आप टेलर्ड होना भी बोल सकते हैं। टेलर क्या करता है, आपके हिसाब से, आपके साइज़ के हिसाब से शर्ट है ना, जीन्स, जो भी आपको चाहिए, ट्राउज़र्स आपको टेलर करके देगा। तो टेलर करना यानी किसी चीज़ के हिसाब से किसी चीज़ को ढालना, टेलर करना। चलिए इस जो है वर्ब है, और ये मेंटल वार्डरोब हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 2। कह रहा है जी, फेस्टिव अटायर फॉर जॉयस इवेंट्स लाइक वेडिंग्स कॉन्ट्रास्ट स्टार्कली विद द सॉम्बर क्लोथिंग सूटेबल फॉर मेमोरियल सर्विसेज। कह रहा है जो फेस्टिव अटायर हैं, फेस्टिव मतलब त्यौहार से रिलेटेड, अटायर यानी परिधान। त्यौहार या खुशी से जुड़े हुए जो परिधान हैं, जॉयस इवेंट्स के लिए, खुशी वाले मौक़ों के लिए, जैसे कि वेडिंग्स की बात हो, शादियों की बात हो, ये परिधान बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में होते हैं, अलग होते हैं, ये बिल्कुल अपोजिशन में होते हैं, स्टार्कली बहुत क्लियर तरीके से उन सॉम्बर क्लोथिंग के साथ। सॉम्बर यानी सैड, ग्लूमी, मेलनकॉली, उस सैड क्लोथिंग के साथ, उस उदासी भरे परिधान के साथ जो सूटेबल होता है किसी की मेमोरियल सर्विसेज के लिए, किसी के दाह संस्कार के लिए। तो सबके कपड़े अलग अलग हैं, मौके के हिसाब से होते हैं। कह रहा है जी, मिररिंग हाउ वी मॉड्यूलेट आवर स्पीच एंड बिहेवियर टू सूट ईच सिचुएशन। ये जो काम करते हैं ना कपड़े, शादी के अलग, मेमोरियल सर्विस के अलग, ये बिल्कुल मिरर करते हैं, आईना दिखाते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं इस चीज़ को कि कैसे हम मॉड्यूलेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं अपनी बात को और बिहेवियर को सूट करने के लिए हर ओकेजन के या सिचुएशन के हिसाब से। तो हमारे कपड़े और हमारे ख्याल मौके के हिसाब से ही होते हैं। कहने का मतलब ये, समझ पा रहे हैं ना, दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। फेस्टिव अटायर की वर्ब है कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट करना, बिल्कुल अलग होना, डिफरेंट होना। स्टार्कली मतलब एकदम क्लियर मैनर में, शार्प मैनर में। सॉम्बर मतलब सैड, मैंने आपको बताया था। ग्लूमी या मेलनकॉली भी बोलते हैं, जिसमें कुछ निराशा हो, दुख हो,
है ना, जब आप एकदम चुप हो जाते हैं, वो सॉम्बर वाला मूड होता है आपका। मेमोरियल सर्विसेज आपको पता होगा दाह संस्कार को बोलते हैं क्रिश्चियंस के अंदर खास करके। मिरर करना यानी दिखाना, किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करना। वी की वर्ब है मॉड्यूलेट। मॉड्यूलेट का मतलब होता है ऊपर नीचे करना, रेगुलेट करना। कभी आवाज़ ऊंची, कभी नीची, कभी आवाज़ में खुशी, कभी गुस्सा, कभी सैडनेस। तो हमारा स्पीच बिहेवियर भी मौके के हिसाब से मॉड्यूलेटेड होता है, हम ही उसको मॉड्यूलेट करते हैं। चलिए, वोकैब आज हैवी है। अब 2-3 वन वर्ड्स देख लेते हैं फटाफट। ये जो वर्ड देखा आपने, क्यूरेट करना, मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। क्यूरेटेड यानी ऑर्गेनाइज्ड, अरेंज्ड। इससे एक वन वर्ड बनता है क्यूरेटर। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। पिछले 5 साल के पेपर निकाल लो एसएससी बैंक के, कम से कम 5 साल में आपको, मतलब ये कॉमन एग्जाम्स में 5 बार तो मिल जाएगा ये वर्ड पूछा हुआ। पता होगा मोस्ट बच्चों को, फिर भी लिख देता हूँ। क्यूरेटर इज़ अ पर्सन हु हैंडल्स या मैनेजेस अ म्यूज़ियम और लाइब्रेरी, ठीक है। म्यूज़ियम लाइब्रेरी में जो आदमी बैठता है, हैंडल करता है, लाइब्रेरियन होता है, उसको बोलते हैं जी क्यूरेटर। याद रखना है इस वर्ड को। चलिए, मेमोरियल सर्विस मैंने आपको बताया, दाह संस्कार। दाह संस्कार या दफनाना किसी को, किसी के लास्ट रिचुअल्स करना, इसके लिए 3-4 वन वर्ड्स हैं। सेमेट्री, ग्रेवयार्ड, मौसोलियम और क्रेमेटोरियम। चारों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। एक बार खुद से दिमाग को थोड़ा जोर डाल के पूछो, मैं चारों के मीनिंग और फ़र्क आपको बता देता हूँ। देखो, क्रेमेटोरियम तो होता है हिंदूज़ का या ऐसे रिलीजन्स का जहाँ पे बॉडी को दफनाया ना जाए बल्कि जलाया जाए। तो क्रेमेटोरियम अ प्लेस वेयर लास्ट रिमेन्स, या यूँ लिख दो बॉडी वेयर डेड बॉडीज आर क्रीमेटेड। क्रीमेट करना समझते हैं ना, क्रेमेटेड होगा ये, है ना, क्रेमेटेड। जलाना या समझ गए ना, इंसिनरेट करना। कई बार आजकल वो भी हो गया, आप मशीन में डाल दो बस उसी में हो जाएगा सब, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है शमशान में, तो वो भी क्रेमेटोरियम होता है। चलिए, सेमेट्री होती है जी अ ग्रेवयार्ड या एक दफनगाह, है ना। अ ग्रेवयार्ड बस ग्रेवयार्ड ये समझ में कुछ बताने वाला नहीं है, जहाँ पे डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है। वेयर द डेड आर बैरिड, इसको बोलते हैं बैरी। बरी नहीं बोलते इसको, बैरी। बैरी मतलब दफनाना। ग्रेवयार्ड क्या होता है? ग्रेवयार्ड भी एक सेमेट्री है, लेकिन ये वो ग्रेवयार्ड है जो किसी चर्च के साथ में अटैच होता है। जैसे हॉस्पिटल के साथ में आपको कॉलेज मिल जाएगा, समझ पा रहे हो आप? वैसे ही अगर किसी चर्च के साथ में एक ग्रेवयार्ड है, दैट ग्रेवयार्ड इज कॉल्ड, मतलब सेमेट्री है, दैट सेमेट्री इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड। अ सेमेटरी अटैच्ड विद अ चर्च। थोड़ा सा फाइन डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच में, लेकिन वन वर्ड आ जाएंगे कभी ये। चर्च के साथ जुड़े हुए दफनगाह को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड बोलते हैं। चलिए, लास्ट बच गया मौसोलियम। मौसोलियम क्या होता है? अ बिल्डिंग वेयर बॉडीज आर बैरिड अबव द ग्राउंड। मौसोलियम होता है किसी महान हस्ती की बॉडीज़ को रखने के लिए बिल्डिंग होगी, इसमें दफनाया नहीं जाएगा, मतलब एक क्रिप्ट बना देंगे, एक ताबूत बना देंगे और उसमें बॉडीज़ को रख देंगे, ताकि आने वाले 50, 100, 150, 200 साल तक लोग उस आदमी को देख सकें, विजिट कर सकें, याद कर सकें। तो बड़े बड़े जब लोग डेड होते हैं तो उनको मौसोलियम में रखा जाता है, बिल्डिंग में समझ गए ना, ताबूत में रखा जाता है, ना कि ज़मीन में दफना के उनको भूल जाते हैं। तो मौसोलियम अपने आप में एक डिफरेंट टाइप का ग्रेवयार्ड है। अबव द ग्राउंड होंगे इसमें, बिलो द ग्राउंड नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेमेट्री के लिए एक और वर्ड है हमारे पास, वन वर्ड है, गॉड्स एकड़। ईडियम है ये, गॉड्स एकड़। ठीक है, आज वोकैब सच में हैवी है। आगे कह रहा है जी, दीज रिफ्लेक्शंस ऑन आर वर्बल अटायर एंड कॉन्डक्ट आर पर्टिकुलरली पर्टिनेंट। ये सारे रिफ्लेक्शंस जो हैं, रिफ्लेक्ट करना यानी किसी चीज़ के बारे में सोचना, विचार करना। कह रहा है ये जो सारी सोच है, ख्याल है, हमारे वर्बल अटायर पे, हमारी बातचीत के परिधान पे यानी वर्ड्स पे, और हमारे कॉन्डक्ट पे, हमारे बिहेवियर पे, ये खास करके पर्टिनेंट हैं, खास करके उचित हैं, समुचित हैं, रेलेवेंट हैं। और कब? एज वी इमर्ज फ्रॉम द कैकोफनी,
जैसे ही हम इमर्ज फ्रॉम होते हैं, निकल करके आते हैं इस कैकोफनी से, शोर से। कैकोफनी आप समझते हैं, शोरगुल। एंड केओस, और उस केओस से, अराजकता से जो है, ऑफ द लेटेस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल प्रोसेस। अभी अभी जो डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल प्रोसेस हुई है, चुनावी जो प्रक्रिया संपन्न हुई है, ख़त्म हुई है। और कह रहे जी एवर विटनेस्ड, जो ग्रेटेस्ट एवर है, लार्जेस्ट एवर है, दुनिया की सबसे बड़ी है ना, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस एवर विटनेस्ड। कह रहे जी ये है क्या? अ मॉडर्न डे कुरुक्षेत्र विद अ बिलियन पार्टिसिपेंट्स। ये आज के युग का कुरुक्षेत्र था ये वाला चुनाव, जिसमें बिलियन पार्टिसिपेंट्स थे, 100 करोड़, समझ गए ना, लड़ाई लड़ने वाले थे, वोटर्स थे। तो कह रहे अब ये सारे रिफ्लेक्शंस करने का वक्त तो तभी है जब हम चुनाव को भी ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हैं। इस इलेक्टोरल प्रोसेस को हमने करवाया है, जिसको मॉडर्न कुरुक्षेत्र का नाम दिया जा सकता है। रिफ्लेक्शंस की वर्ब है आर, ठीक है। पर्टिनेंट यानी रेलेवेंट, किसी चीज़ से संबंधित, उचित या संबंधित। वी की वर्ब है इमर्ज, इमर्ज फ्रॉम करना यानी निकल करके आना। कैकोफनी यानी हार्श और कर्कश आवाज़, ऐसी आवाज़ जो कानों में चुभे, है ना, कैकोफनी। कैको मतलब खराब, फनी मतलब आवाज़। केओस आप समझते हैं, अराजकता को बोला जाता है, डिसऑर्डर को बोला जाता है। चलो, ये इलेक्टोरल प्रोसेस कोई सब्जेक्ट नहीं है, विटनेस इसकी कोई वर्ब नहीं है। केओस जो ऑफ है, ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इलेक्टोरल प्रोसेस, और विटनेस इसकी वर्ब है। विटनेस इसके लिए एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे करें जी, एज द शाउटिंग फेड्स एंड द कैप्टन्स एंड द किंग्स टेक देयर लीव, इट इज़ फिटिंग टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कोर्स रिटोरिक ऑफ इलेक्टोरल कैंपेन्स एंड द एसेंस ऑफ पॉलिटिक्स। कह रहे जैसे ही ये शाउटिंग अब फेड होती है, सारा शोरगुल अब धीमे धीमे ख़त्म होता है। शाउटिंग यानी शोरगुल, फेड यानी मंदा होना, धीमा होना। और जैसे ही कप्तान और राजा, राजा और सेनापति सब छुट्टी लेके जाते हैं, अपना अपना काम ख़त्म करके अपने घर जाते हैं, इलेक्शन ख़त्म होता है, वैसे वैसे अब ये फिटिंग बात हो गई है, बड़ी सूटेबल बात हो गई है कि हम पॉज करें और रुकें और रिफ्लेक्ट करें, गहरे से सोचें, ख्याल करें इस डिस्टिंक्शन, इस फ़र्क के ऊपर जो है इन दोनों चीज़ों के बीच। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं? बिटवीन और एंड लगा के बता रहा है। पहली चीज़ है ये कोर्स रिटोरिक। कोर्स का मतलब होता है हार्श, अनडिफाइंड, कड़ा, और रिटोरिक होती है बातचीत, स्टेटमेंट्स जो आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए देते हैं। कह रहा है जो एक कड़ी स्टेटमेंट्स आई थी इलेक्शंस में, जो कोर्स रिटोरिक था, और ये था इलेक्टोरल कैंपेन्स का, चुनावी अभियानों का। पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ है जो ट्रू एसेंस है, सच का जो सार है, सत्व है, समरी है पॉलिटिक्स की यानी राजनीति की। तो जैसे ही अब राजा और सिपाही वापस गए, इलेक्शन ख़त्म हुआ, शोरगुल ख़त्म हुआ, वक्त आ गया कि हम भी रुक जाएं, अब सोचें कि सही फ़र्क क्या है इन दोनों चीज़ों के बीच का, इन बातों के बीच जो इलेक्शन में की गई थी, कोर्स रिटोरिक जो इन नेताओं ने बोला था, और जो सही एसेंस होता है, सही मतलब होता है पॉलिटिक्स का, इन दोनों चीज़ों के बीच का डिस्टिंक्शन हमें करना है। शाउटिंग की वर्ब है फेट्स, कैप्टन एंड किंग्स की वर्ब है टेक, टेक योर लीव यानी कहीं से निकल लेना, रफू चक्कर हो जाना, 9-2-11 हो जाना, है ना, टेक समवंस लीव। इट की वर्ब है इज़, फिटिंग यानी सूटेबल, डिस्टिंक्शन यानी डिफरेंस या फ़र्क, फ़र्क हमें करना है इन दोनों चीज़ों के बीच का। पहली चीज़ है कोर्स रिटोरिक, कोर्स यानी कड़ा, रिटोरिक यानी बातें, स्टेटमेंट्स, और दूसरी है जी एसेंस ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का सही मायना, सही मीनिंग, सही सार। समझ में आ रहा है ना हर सेंटेंस? कह रहा है जी डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक पॉलिटिका डैश द अफेयर्स ऑफ द पोलिस और सिटी स्टेट्स। पॉलिटिक्स ओरिजिनली कंसर्न्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड इंटरेक्शंस ऑफ सिटीजन्स और पोलाइट्स। कह रहे जो डिराइव्ड है, जो बनाया गया है, निकाला गया है इस ग्रीक पॉलिटिका नाम के रूट से, इस ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से जिसका नाम है पॉलिटिका। और पॉलिटिका का मतलब क्या है जी? इस डैश से इस डैश के बीच में उसका मतलब भी बताया गया है। कह रहा है जी पॉलिटिका का आम भाषा में मतलब होता है अफेयर या मामले पॉलिस के, पॉलिस यानी सिटी स्टेट, शहर के मामलों को बोलते हैं पॉलिटिका, और वहीं से पॉलिटिक्स नाम का वर्ड डिराइव किया गया। कह रहा है इस तरीके से जो डिराइव्ड वर्ड है ना ये पॉलिटिक्स ग्रीक लैंग्वेज का, शुरुआती दौर में ओरिजिनली ये कंसर्न था, जुड़ा हुआ था जिम्मेदारियों से और आपसी इंटरेक्शन से, बातचीत से, सिटीजन्स की
या जिनको हम पोलाइट्स भी बोल सकते हैं, पोलिस में रहने वाले लोग कहलाते हैं पोलाइट, किसी देश के, किसी शहर के, राज्य के प्रजा। समझ गए? तो पॉलिटिक्स वर्ड यहाँ से निकला है। सिटीजन्स के बीच के इंटरेक्शन को ही अगर मीनिंग निकालना चाहें तो उसी को हम पॉलिटिक्स बोलते हैं। पॉलिटिका का मतलब होता है, समझ गए ना, मामले किसी शहर के, पोलिस मतलब शहर, और पोलाइट मतलब शहर में रहने वाला आदमी। कह रहे द एटमोलॉजी ऑफ वर्ड्स लाइक पोलाइट, पोलाइटनेस एंड पॉलिटिक मीनिंग प्रूडेंट और वाइस शेयर्स द रूट विद सिविक एंड सिविलिटी। कह रहे जो एटमोलॉजी है, एटमोलॉजी वो विज्ञान है जिसमें वर्ड्स की हिस्ट्री को खंगाला जाता है। कौन सा वर्ड किस लैंग्वेज से आया, पहले उसमें लैंग्वेज में क्या फॉर्म था, इंग्लिश में आया तो क्या बन गया, हिंदी में आया तो क्या बन गया। कह रहा है अगर आप इस भाषा विज्ञान के अंदर घुसें, एटमोलॉजी में घुसें, इन सभी शब्दों की, वर्ड्स की, जैसे कि वर्ड है पोलाइट, फिर एक वर्ड है पोलाइटनेस, फिर एक वर्ड है पॉलिटिक, और पॉलिटिक का मतलब क्या होता है, प्रूडेंट या वाइज, ऐसा आदमी जो समझदार हो और बड़ा ही विवेकशील हो, प्रूडेंट हो। कह रहा है जो एटमोलॉजी इन सभी वर्ड्स की शेयर करती है रूट को इसी पॉलिटिका के साथ में, सिविक और सिविलिटी के साथ में, सभ्य और सभ्यता के साथ में। विच क्रेम फ्रॉम द लैटिन सिविलिस, जो कि रूट आया है लैटिन लैंग्वेज के इस रूट से, इस वर्ड से, सिविलिस से, और जो किससे जुड़ा हुआ है, पर्टेनिंग टू सिटीजन्स, सिटीजन से जुड़ा हुआ है, किसी देश की प्रजा से जुड़ा हुआ है। पर्टेन टू करना यानी रिलेट टू करना। तो कहना ये चाह रहा है कि पॉलिटिक्स वर्ड जो है ना, ये शालीनता से बना हुआ वर्ड है। शालीनता वर्ड ही सिटी में रहने वाले लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, जो शालीन हैं, सिटी में रहते हैं, सिविक हैं, सिविलिटी को जानते हैं। तो पॉलिटिक्स में शालीनता होनी चाहिए। ओरिजिनली इस वर्ड को ऐसे ही बनाया हमने, ठीक है ना। इसका टोटल मीनिंग आपको बता रहा है अलग अलग वर्ड से, रूट से कनेक्ट करके। सिविक यानी शालीन, सिविलिटी यानी शालीनता। एटमोलॉजी मैंने आपको बता दिया, भाषा विज्ञान हो गया, ये वर्ड्स का साइंस हो गया। इसकी वर्ब है शेयर्स। विच की वर्ब है कम, विच आया है सिविक सिविलिटी के लिए। पर्टेन टू करना, रिलेट टू करना, किसी चीज़ से संबंधित होना। कह रहा इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द पोलाइट्स टू बी केयरफुल। कह रहा ये ड्यूटी हुआ करती थी पोलाइट्स की। पोलाइट कौन है, सिटी में रहने वाले शालीन लोग। तो शहर में रहने वाले सभ्य लोगों की ये ड्यूटी हुआ करती थी कि वो केयरफुल रहें, सजग रहें, इस चीज़ को लेकर ध्यान रखें। और किस चीज़ को, नॉट इन ओनली इन सिविक एडमिनिस्ट्रेशन बट ऑल्सो इन देयर इंटरपर्सनल डीलिंग्स। ना केवल सिविक एडमिनिस्ट्रेशन में, सिटी के प्रशासन में, बल्कि अपनी आपसी डीलिंग्स में भी, एक दूसरे से बातचीत और लेन देन में भी। तो ये उनकी ड्यूटी हुआ करती थी कि आप हमेशा शालीन रहेंगे, सिटी को चलाते वक्त भी शालीन रहेंगे और एक दूसरे से रिश्ते भी शालीन बनाए रखेंगे। और ये गवर्नड बाय होते थे सिविलिटी और पोलाइटनेस से। ये सारे जो रिश्ते होते थे ये गवर्न किए जाते थे, या इन रिश्तों को रेगुलेट किया जाता था शालीनता के साथ में, पोलाइटनेस और सिविलिटी के साथ में। दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम ही है। चलिए, ओरिजिनली आपको मीनिंग बता रहा है वर्ड कहाँ से बने हुए हैं। इट की वर्ब है वॉज। इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के बीच का। कह रहा है जी पॉलिटिक्स ट्रांसेंड्स मेयर इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट। ये जो राजनीति है, जिसको हम गंदी राजनीति की तरह देखते हैं आजकल, ये राजनीति सिर्फ इलेक्शंस के लिए नहीं है। ये ट्रांसेंड करती है, गो बियॉन्ड करती है, पार जाती है खाली खाली या मेयर इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट से या चुनावी होड़ से। राजनीति का काम चुनावों से बहुत आगे तक होता है, कहने का मतलब ये। पॉलिटिक्स का मतलब है, पॉलिटिक्स समझते हैं, वर्ड है इसकी वर्ब है ट्रांसेंड। ट्रांसेंड करना यानी आगे जाना या पार जाना, किसी चीज़ के बियॉन्ड जाना। मेयर का मतलब होता है ओनली, सिर्फ इलेक्शन कॉन्टेस्ट जो है इसके पार जाती है पॉलिटिक्स। अब कैसे जाती है, इट एनकम्पसेस हाउ वी एज सिटीजन्स शेयरिंग म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज इंगेज विद वन अनदर। कह रहे जी ये एनकम्पस करती है, अपने दायरे में लेती है। एनकम्पस वर्ड बहुत बार करवाया हुआ आपको, बहुत सारी चीज़ को कंपस बना के अपने दायरे में लेना। जैसे कंपस किसी गोले को बना करके कुछ एरिया अपने दायरे में ले लेता ना, कंपस यानी प्रकार। तो वैसे ही ये जो सिविलिटी है या पॉलिटिक्स है, ये दायरे में लेती है, इंक्लूड करती है अपने स्कोप में कि कैसे हम लोग जो हैं सिटीजन्स के तौर पे शेयर करते हुए म्यूचुअल राइट्स को, ड्यूटीज़ को इंगेज विद करते हैं एक दूसरे से, वन अनदर से। तो ये भी पॉलिटिक्स का पार्ट है, आप कैसे अपने आसपास वाले लोगों से बातचीत करते हैं। पॉलिटिक्स की वर्ब है ट्रांसेंड्स, इट की वर्ब है एनकम्पेसिस। इट आया पॉलिटिक्स के लिए, अनकम्पेस करना आपको मैंने बता दिया, दायरे में लेना। वी की वर्ब है
वी की वर्ब है इंगेज। इंगेज विद करना यानी किसी से डील विद करना, किसी से बात करना, लेन देन करना, समझ गए ना, ये सब इंगेजमेंट का पार्ट है। कह रहा है जी आर डिस्कोर्स इवन इन डिसएग्रीमेंट शुड बी टेम्पर्ड विद फेलोशिप एंड गुड ह्यूमर। हमारी जो बातचीतें हैं, डिस्कोर्स हैं, यहाँ तक कि डिसएग्रीमेंट में भी, वाद विवाद में भी टेम्पर्ड विद होनी चाहिए, एडजस्टेड होनी चाहिए, मंदी या धीमी होनी चाहिए, फेलोशिप के साथ और गुड ह्यूमर के साथ, दोस्तानेपन के साथ और अच्छे हंसी के साथ। मतलब हमारी एज सिटीजन्स हमारा ये फ़र्ज़ है कि डिसएग्रीमेंट करते हुए भी हम ह्यूमर का इस्तेमाल करें और दोस्ती के साथ डिसएग्रीमेंट करें। यही डेमोक्रेसी का सही मीनिंग है, ठीक है ना। इसके लिए एक फ्रेज़ भी अंग्रेजी में, वी अग्री टू डिसएग्री। हम दोनों एक दूसरे से अग्री नहीं करते हैं, उसका कहना कुछ और है, मेरा कहना कुछ और है, लेकिन इस बात पे हम अग्री करते हैं कि हम दोनों की बात अपने अपने हिसाब से सही है। तो वी अग्री टू डिसएग्री। तो वही कह रहा है डिस्कोर्स शुड बी टेम्पर्ड विद फेलोशिप। टेम्पर विद करना, किसी चीज़ के टेम्पर को, मिजाज को धीमा करना, एडजस्ट करना। फेलोशिप यानी दोस्ती, ह्यूमर यानी हंसी मजाक, ठिठोली है ना, गुड ह्यूमर। कह रहा है जी इफ वर्ड्स आर इंडीड द गारमेंट्स ऑफ थॉट एज बार्ड्स हीरो एग्जाम्प्लीफाइज वी कैन नेविगेट द ऑफ्टन ग्रिटी टास्क ऑफ डेमोक्रेसी विदाउट टार्निशिंग द अटायर ऑफ आवर सिविक एंड सिविल डिस्कोर्स। अगर शब्द जो हैं वास्तव में गारमेंट्स हैं, कपड़े हैं, परिधान हैं हमारे ख्यालों का, अगर सच में ऐसा है तो जैसे बार्थ का हीरो एग्जाम्प्लीफाई करता है, बार्थ नाम के ऑथर की जो नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, जैसे एग्जाम्पल पेश करता है, एग्जाम्प्लीफाई करता है, वैसे ही हम भी नेविगेट कर सकते हैं, हम भी गो थ्रू कर सकते हैं, निकल सकते हैं, गुजर सकते हैं इन अक्सर मुश्किल कामों से। ग्रिटी मतलब टफ। इन सारे मुश्किल कामों से जो डेमोक्रेसी से जुड़े हुए हैं। और कैसे नेविगेट करेंगे? बिना टार्निश किए, बिना मटमैला किए, बिना चोट पहुंचाए अपने अटायर को, अपने परिधान को, जो है शालीनता का और शालीनता से की जाने वाली बातचीत का। गाली गलौज जो भी आप देखते हैं कैंपेन्स के अंदर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, आपको पता है, आपके वोट्स लेने के लिए किया जाता है। एट द एंड ऑफ द डे एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, अपने शब्दों की शालीनता को हमें बनाए रखना है। यही डेमोक्रेसी का ट्रू एसेंस है, ठीक है। तो इस आर्टिकल का मीनिंग ये निकला। वर्ड्स की वर्ब है आर, हीरो की वर्ब है एग्जाम्प्लीफाइज, एग्जाम्प्लीफाई करना, करेक्टराइज करना, किसी चीज़ का एग्जाम्पल देना, परफेक्ट एग्जाम्पल देना, मिसाल देना। वी की वर्ब है कैन नेविगेट, नेविगेट करना यानी गो थ्रू होना, कहीं से गुजरना। ग्रिटी यानी मुश्किल, बोल्ड, टफ बोल सकते हैं इसको। टार्निश करना यानी मटमैला करना, डिफेम करना, डैमेज करना, स्पॉइल करना। कपड़ों पे चाय गिरा देंगे तो कपड़ों को टार्निश करेंगे, किसी आदमी के कैरेक्टर पे सवाल उठाएंगे तो उसकी इमेज को टार्निश करेंगे, ठीक है। तो ख़राब करने के लिए टार्निश नाम का वर्ड यूज़ होता है। तो चलिए आज बताना आज का नया एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा। होपफुली 30-40 मिनट में क्लास निपट गई होगी। एक कॉन्सेप्ट है जो क्लोथ्स वाला आपसे पूछा था, फटाफट आपको दिखा देता हूँ। शायद इसकी सेटिंग्स बिगड़ गई आज, 1 मिनट दे दो मुझे। मुझे पता नहीं क्यों बिगड़ी। देखो ये वर्ड्स क्या है, लेफ़्ट वाले जो है ना वो है जी सिंगुलर, और राइट वाले जो वर्ड्स हैं वो है प्लूरल। और फ़र्क क्या है इनमें? सिंगुलर और प्लूरल करने पे इन वर्ड्स के मीनिंग भी चेंज हो रहे हैं। जैसे प्रीमाइस का मतलब होता है आधार, किस आधार पे आपने मुझे ये कहा, ऑन व्हाट प्रीमाइस डिड यू से दैट टू मी, आधार, समझ गए ना। लेकिन प्रीमाइसिस का मतलब होता है किसी जगह की बाउंड्री, आपके घर की प्रीमाइसिस मतलब घर की चार दीवारी। तो प्रीमाइस वर्ड एस लगने के बाद में अपना मीनिंग बदल लेता है, और ये सारे ऐसे अजीबोगरीब नाउन्स हैं। आयरन मतलब लोहा, आयरन्स का मतलब होता है चेन या जंजीरें। वाटर का मतलब होता है पानी, लेकिन वाटर्स का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय पानी की बाउंड्री, या किसी नदी समुंदर का, नाले का वाटर, है ना। किसी बड़ी वाटर बॉडी का पानी जो है उसको बोलते हैं वाटर्स। वाटर्स ऑफ रिवर गंजीस, रिवर गंगा का पानी, वाटर्स ऑफ पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर का पानी, ठीक है। नॉर्मल पानी है तो वाटर, नदी समुंदर का है तो वाटर्स, ऐसा समझ लो। स्पेक्टेकल मतलब नज़ारा, स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा। ब्लाइंड मतलब अंधा, ये एक एडजेक्टिव है। ब्लाइंड्स का मतलब होता है पर्दे, कर्टन्स। वुड मतलब लकड़ी, और वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट या जंगल,
या डेंजर भी बोल सकते हैं वुड्स को। वुड्स मतलब डेंजर, जंगल ही तो खतरा है। तो फॉरेस्ट वर्ड जो है, वुड्स वर्ड जो है खतरे और जंगल दोनों को बताता है। मैनर का मतलब है तरीका, मैनर्स का मतलब है सलीका। तरीका समझते हैं ना, काम करने का कोई तरीका। मैनर्स का मतलब है आपके अंदर के मैनर्स, बिहेवियर या सलीका। प्लास्टिक यानी एक मटेरियल प्लास्टिक। प्लास्टिक्स का मतलब होता है प्लास्टिक बनाने की कला। क्लोथ का मतलब होता है जी कपड़ा, अनसिला कपड़ा। और क्लोथ्स का मतलब होता है सिले हुए कपड़े, क्लोथिंग या एपरल जिसको आप पहन सकते हैं। ये हमेशा प्लूरल होगा, पहनने वाला, और ये हमेशा अनकाउंटेबल होगा, सिंगुलर होगा। समझ गए ना, कटा हुआ कपड़ा, थान का कपड़ा होता है, क्लोथ बोलते हैं, जो पहना ना जा सके। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्वेश्चंस इस पे बने हुए हैं आज के क्विज में। बड़ा कूल कॉन्सेप्ट है, 8-10 नाउन्स हैं, 1 नंबर आपको मुफ्त का देके जाएगा। और वैसे भी बोलने में भी तो आएगा ना भैया, आप कभी क्लोथ्स लिख रहे हो या क्लोथ बोल रहे हो तो आपको पता दो फ़र्क क्या है दोनों में। ऐसे गंवारों की तरह कोई वर्ड कहीं पे थोड़ा ना यूज़ कर देंगे हम। वाटर्स के बीच का फ़र्क पता हो, ब्लाइंड्स पर्दों की बात कर रहे हो तो ब्लाइंड्स बोलो, अंधे की बात कर रहे हो तो ब्लाइंड बोलो। चलिए, आज के क्विज़ में पूछा हुआ है, स्क्रीनशॉट ज़रूर से ले लेना। चलिए अब जल्दी से रैप अप करते हैं क्लास को अपने क्विज़ के साथ में। एक जो वर्ड यहाँ रह गया था मेटिकुलस का, इसका सिनोनिम था कर्सरी। ठीक है, इम्परफेक्ट का मेटिकुलस का जो एंटोनिम है, एक वर्ड जो रह गया था वो है कर्सरी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, कह रहा है जी जो कुरुक्षेत्र ऑफ डेमोक्रेसी है, इस फ्रेज का क्या मीनिंग है इस आर्टिकल में। किस चीज़ को बताया गया कुरुक्षेत्र ऑफ डेमोक्रेसी। एक पीसफुल और वेल ऑर्डर इलेक्शन प्रोसेस को, एक शांतिपूर्वक हुए हुए चुनाव की बात कर रहा है यहाँ, या एक केओटिक और ट्यूमल्टस डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल प्रोसेस को, एक अफरा तफरी अराजकता से भरी हुई, शोरगुल से भरी हुई लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा है। एन आइडियल डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक आदर्श लोकतांत्रिक समाज की बात कर रहा है। हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ डेमोक्रेसी, एक ऐतिहासिक विश्लेषण की बात कर रहा है डेमोक्रेसी के। ठीक है ना, तो चारों में से आपको क्या लगता है कौन सा सही बैठेगा। चलिए, मेरी हिंदी अच्छी है, वो इसलिए अच्छी है क्योंकि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ मैं। ये जो इंग्लिश आपको पढ़ा रहे हैं, सीख करके पढ़ा रहे हैं। ओरिजिनली मैंने ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम से किया, वो अच्छे से पता होगा काफ़ी लोगों को। तो इस चीज़ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको अंग्रेजी बनना पड़े अंग्रेजी सीखने के लिए। कह रहा है जी, विथ व्हाट सिग्निफिकेंस डज द एनालॉजी ऑफ फेस्टिव एंड सोम्बर अटायर हैव इन रिलेशन टू वर्बल एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल। कौन सी सिग्निफिकेंस, कौन सी महत्वपूर्णता ये जो एनालॉजी है, एनालॉजी का मतलब होता है दो चीज़ों का कंपैरिजन, ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा, है ना, इसको एनालॉजी बोलते हैं। फेस्टिव और सोम्बर अटायर की, उदासी भरे और त्यौहार भरे कपड़ों की, त्यौहार के कपड़ों की क्या सिग्निफिकेंस है इस एनालॉजी को लेकर के, जो हमारे वर्बल एक्सप्रेशन से हैं, बोलने के लिहाज से है, तरीके से है, इस आर्टिकल के हिसाब से। कपड़ों को शब्दों से क्यों यहाँ पे कंपेयर किया गया है आर्टिकल में इन, ठीक है ना, सिंपल लैंग्वेज अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आंसर फर्स्ट कमेंट में मैंने डाल दिए हैं, आपको मैच करने हैं, खुद से ट्राई दो भाई। कन्फ्यूजन लगेगी तो फर्स्ट कमेंट में आंसर है, वहाँ से चेक कर लेना, है ना। दोनों क्वेश्चंस को खुद से आपको ट्राई देना। चलिए, फ्लाई इन द फेस ऑफ समबडी, अच्छे से करवा दी थी आपको एडियम। टिप समवंस हैंड, ये एडियम भी आपको करवा दी थी। मौसोलियम, याद है ना, वन वर्ड। परफंक्ट्री का एंटोनिम आपसे पूछा है, सिनोनिम नहीं एंटोनिम। पंक्टिलियस होगा, कर्सरी होगा, केयरलेस होगा, सुपरफिशियस होगा। चलिए, एक कस्टोडियन जो होता है म्यूजियम और लाइब्रेरी का, उसके लिए कौन सा वन वर्ड है। और लास्ट में एंटागनिस्ट का क्या मीनिंग होता है, इस वन वर्ड को आप क्या कहेंगे। वो हीरो विलन याद होगा आपको, प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट, है ना, एंटागनिस्ट आपसे पूछा है। लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी, पहली मिलेगी इस वर्ड की वजह से, दूसरी मिलेगी आपको इस वर्ड के आसपास, और तीसरी मिलेगी इस फ्रेज में, इस वर्ड में। एरर्स को ढूंढो, फर्स्ट कमेंट से आंसर्स को मैच करो। आउट ऑफ कितने मार्क्स मिले 11 ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में। आज की क्लास कैसी लगी आपको, और ये नया हमने जो तरीका किया है, साथ साथ में वर्ड्स कर लें ताकि क्लास को लंबा ना कर सकें, छोटे टाइम में हो जाए, इसके बारे में भी फीडबैक देना। पूरी वीडियो देखने वाले बच्चे पीडी लिखा करो सर, पूरा देखा, और कुछ सुझाव हो तो लिख दिया करो, नहीं तो पीडीआई लिख दिया करो सर। सब कुछ इंटरेस्टिंग था, एवरीथिंग वॉज गुड। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।